नमस्कार श्रोताओं, शद्दल रेडियो पर आज आप सबका स्वागत है। आज के एपिसोड में हमारी अतिथि हैं सबाहत आफरीन। आप देख रहे हैं शतदल रेडियो पॉडकास्ट। श्रोताओं, लेखक सबाहत आफरीन सोशल मीडिया का जाना माना चेहरा है। प्यारी शख्सियत, भोली भाली, मासूम बातें किसको नहीं मोहित कर लेती हैं। मैं भी उनमें से एक हूं और इतनी प्यारी शख्सियत से आज शतदिल रेडियो पर हमें बात करने का मौका मिल रहा है। आइए उनकी ही एक नज्म यहां मैं पढ़ूं। मोहब्बत चाय की गर्मी से उठती भापों की लय है, यूं जैसे सर्दियों में हो मेहरबां चाय की प्याली, यूं जैसे पांव बर्फीले कि जैसे आग की लाली। मोहब्बत की भी किस्मत है, उसे हमने चुना है यूं कि जैसे बेशुमार गुंजों में उस गुल को ही शर्फ हासिल पुजारी ने चुना जिसको देवता को किया अर्पित। सबाहत आफरीन। उनके इंट्रोडक्शन में फेसबुक पर आप पढ़ते हैं, तो शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। आपकी शिक्षा एमए बीएड से है। निवास स्थान लखनऊ। प्रकाशन में कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ है, मुझे जुगनुओं के देश जाना है। प्रभात खबर, श्रीकाल, वनमाली, बया और पक्षधर पत्रिकाओं में कहानियां छपती रही हैं। समाचार पत्रों में लेख आलेख प्रकाशित हुए हैं। बिग एफएम के लिए कहानियां लिखी हैं आपने, जिसे हमने काफी सुना भी है। और वर्तमान समय में लेखन के साथ साथ आकाशवाणी लखनऊ में आरजे हैं आप। दर्शकों, श्रोताओं, अगर आप सबाहत आफरीन से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ उनका ईमेल एड्रेस हम दे रहे हैं, thesabahatafreen@gmail.com। मुझे जुगनुओं के देश जाना है, इस प्यारे से ख्याल पर बात करती सबाहत आफरीन की साहित्यिक यात्रा के बारे में जानेंगे हम आज। आप हैं प्रज्ञा मिश्र के साथ। श्रोताओं, दर्शकों, हमारे चैनल में आगे बढ़ने से पहले शतदल रेडियो को यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलते हैं सबाहत आफरीन की तरफ। नमस्ते सबाहत। नमस्कार प्रज्ञा, आपने तो इतनी तारीफ कर दी, दिल खुश हो गया मेरा। और आप सभी सुनने वालों देखने वालों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, आदाब। और सबसे पहले प्रज्ञा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और बोलने का मौका दिया, जो कि देखा जाए तो स्त्रियों को कम ही मिलता है। ये बात आपकी बहुत सही है। कहते हैं कि स्त्रियां बहुत बातूनी होती हैं, पर ये नहीं समझते कि उन्हें सही जगह सही मौके पे बोलने नहीं मिला, इसलिए वे अपनी बात तरह तरह की चीजों से निकालती रहती हैं। ये बिल्कुल बात कोई बिल्कुल। नहीं समझता। तो सबाहत, आप लिखती बहुत बढ़िया हैं। वो एक कारण है जो हम सभी पाठक आपकी तरफ आकर्षित हुए कि ये गजब की दिनचर्या। सबसे पहले तो जो दिनचर्या डायरी आपकी फेसबुक पे पढ़ी हमने, वो शानदार। तो बातों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले एक जो हर किसी के मन में सवाल आता है कि हम सभी स्कूलिंग करते हैं, वही पाठ्यक्रम है, पर ये एक अलहदा अंदाज लिखने का, इतनी अच्छी उर्दू और इतनी अच्छी हिंदी, ये कैसे डेवलप हुई आप में और लेखन कैसे आया आपकी कलम में? अम, मेरे दोस्त लोग और शायद प्रज्ञा आप भी जानते हो कि मैं अक्सर मेरी बातों में मेरी अम्मी का जिक्र होता है, और शायद ये मरते दम तक रहेगा मेरे साथ। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे सोचने, समझने, लिखने, पढ़ने और हर चीज़ में उनका अ, उनका बहुत ज़्यादा असर है। और एक बारीकी होती है, एक सोचने-समझने की, एक जो बेसिक नॉलेज जो घर से मिलती है, तो उसमें अम्मी का बहुत ज़्यादा रोल रहा। हालाँकि हम लोग तो गाँव देहात के रहने वाले हैं। लेकिन पढ़ाई-लिखाई का चूँकि हमेशा से अच्छा असर रहा है, दादा, नाना, बाबा सारे लोग हमेशा से अलीगढ़ जामिया से
पढ़ के आए हुए थे, तो घर का माहौल एक इस तरह का था कि किताबों का आना-जाना हमेशा रहता था। मेरी अम्मी वगैरह जब बहुत छोटी थीं, तो उन लोगों के लिए अलीगढ़ से किताबें आती थीं, जो बच्चों के लिए छपती थीं। तो एक पढ़ी-लिखी माँ और एक तालीम याफ्ता माँ अपने बच्चों की ज़ाहिर-सी बात है बहुत अच्छे से परवरिश करती है। ये बात तो हम सब जानते ही हैं। तो मैं मेरी अम्मी से मेरी बहुत दोस्ती थी बचपन से ही और किताबों को पढ़ते हुए, देखते हुए उस वक़्त जो भी किताबें रहती थीं, वो पढ़ती थीं, फिर हम पढ़ते थे और ज़्यादातर सब लिटरेचर की रहती थी। हिंदी लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, जो भी साहित्य की किताबें थीं। तकरीबन मैंने 12-13 साल की उम्र में कितना शिवानी को पढ़ डाला था। प्रेमचंद को बहुत छोटी उम्र में पढ़ा था, तब इतनी समझ नहीं थी लेकिन ये जानते थे कि हाँ, अम्मी ने कहा है कि पढ़ो ये अच्छा है। तो इस तरह का एक शुरुआत हुई। प्रज्ञा आवाज़ नहीं आ रही है। मुझे याद है, हम लोग भी जब छोटे थे, तो ऐसा एक माहौल था कि बड़ी दादी के सामने दादी माँ बिस्तर पे लेट करके मैगज़ीन नहीं पढ़ सकती थीं। इस तरीके की पाबंदियाँ थी और हम लोग भी जैसे नॉवेल लेके बैठ गए हैं, तो एक मतलब माहौल घर का गरम हो जाता था कि ये नॉवेल पढ़ने लगी। तो इस तरीके की चीज़ें आपने फ़ेस की हैं? अ, उस वक़्त आप तो जानती हैं कि उस वक़्त जो ये उपन्यास टाइप की चीज़ें होती थी, मुझे याद है कि हम लोगों की फ़ैमिली इस तरह थी। पहले ज़माने में इस तरह होता था कि जो पढ़ने-लिखने वाले जो रिश्तेदार लड़के होते थे, वो जाकर के जो कस्बों में रह रहे हैं, उनके यहाँ रह के पढ़ाई करते थे। तो उस वक़्त मेरे चचेरे, मामू और बहुत लोग, चाचा लोग रह के पढ़ते थे। तो वो लोग उपन्यास पढ़ते थे, मुझे याद है कोई वेद प्रकाश शर्मा और न जाने क्या-क्या नाम होते थे या रानू करके कुछ था नाम। तो वो लोग बहुत छुपा के पढ़ते थे, मतलब मेरी अम्मी बहुत नाराज़ होती थी, बहुत ज़्यादा अगर देख लेती थी। तो इस तरह की किताबें एक तरह से वर्जित थी हम लोगों के लिए और नहीं पढ़ा भी नहीं गया। लेकिन जो किताबें अच्छी थी तो उसको मानते थे। लेकिन हाँ, ये बात मैं कहना चाहूँगी कि उस वक़्त भी जो औरतें किताब पढ़ती थीं, तो उनको बड़े-बूढ़ों के नज़र में एक बड़ा ही वो था कि लेके किताब बैठी रहती हैं, कोई काम-धंधा तो इनको है नहीं, बस किताब लेके बैठी रहती हैं। और प्रज्ञा मैं ये एक बात कहूँ कि वो चीज़ चली नहीं गई है। अगर वही चीज़ अब भी है, अगर कोई है, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे घरेलू ज़िम्मेदारियों को निभाती हुई कोई स्त्री है, अगर वो लैपटॉप पे बैठ के कोई कहानी पढ़ रही है, कोई वेब सीरीज़ देख रही, कुछ भी, कोई भी ऐसा क्रिएटिव काम कर रही है, तब भी उसे आज भी वो चीज़ सहना पड़ रहा है। चीज़ें बहुत ज़्यादा बदली नहीं हैं, तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपकी राय में वो क्या चीज़ें हैं, जो औरत को अपने लिए करनी चाहिए, जिससे कि उसकी चाहे वो अपने शादीशुदा हो और या फिर अनमैरिड हो, अ, उसके पढ़ने-लिखने की आज़ादी, उसके शौक और खुद को आइडेंटिफ़ाई करे, वो कौन-सी चीज़ें उसे अपनी हैबिट में उतारनी चाहिए? अ, मुझे लगता है कि देखिए जैसे कि चलिए मैं इस मामले में खुशकिस्मत रही कि एक अच्छा माहौल मिला मुझे, लेकिन सबके सबके साथ ये चीज़ें नहीं होती हैं। है ना? ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा अनुभव हो, वही सबका अनुभव है, ऐसा नहीं है। तो बस मेरा एक यही मशवरा है कि चीज़ें तभी बदलती हैं, जब हम उसको बदलने की दिशा में हम सोचते हैं। पहला काम तो आपको सोचना है। आप सोचिए, लगातार इतना सोचिए कि जब आपका ज़हन उस रास्ते पे चलने लगता है, तो अपने आप लोग कहते नहीं है कि चलते चलते गए और कारवां बनता गया। आप तो बस प्रयास कीजिए और जितनी भी लड़कियाँ, स्त्रियाँ हैं इस तरह की मेरा तो यही मानना है कि हर हाल में अपने आप को बदलने के लिए आपको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। आपको इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। आप में हज़ार खूबियाँ हैं। आपने बहुत अच्छे से घर चला लिया, आप अपने ससुराल वालों को भी बहुत खुश रख रही हैं, मायके वालों मतलब आपने अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से होम कर दिया। आपके हिस्से फिर भी एक वही है कि मतलब आप दूसरे दर्जे की हैं, दूसरा दर्जा आपके हिस्से ही आएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि हर कीमत पर अपने आप को
आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए, जो गाँव में है उनको भी। और अब तो संसाधनों की कोई कमी नहीं है। अब तो अगर आपके पास टैलेंट है और जज़्बा है, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके लेखन की यात्रा जो जिस पठन-पाठन से शुरू हुई, तो सबसे पहले आपने क्या लिखा? कविताएँ लिखी या कहानियाँ? मुझे याद आता है प्रज्ञा, मैं जब बहुत छोटी थी, तकरीबन 7-8 साल की थी, तो मेरी एक आपा थी, यानी कि दीदी थी, बाजी थी, तो उनकी शादी हुई और उस शादी में सबका रोना-धोना बहुत ज़्यादा था क्योंकि उनकी माँ नहीं थी। तो वो मैं बहुत ज़्यादा कहते नहीं द्रवित हो गई, देख कर के बहुत जज़्बाती हो गई। फिर मैंने घर आकर के कविता लिखी उस पे। बहुत छोटी थी मैं। तो ये था कि बच्चे जब लिखते हैं ना तो उनको बड़े लोग सराहें, ये बड़ी बात है। तो अम्मी ने बहुत सराहा, कि अरे ये तो बहुत अच्छा लिखा है इसने। और फिर धीरे-धीरे इसी तरह से मैं लिखती गई कविताएँ और छोटी-छोटी, पहले मैं बहुत शुद्ध हिंदी में लिखती थी। और मतलब ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कहने की, लेकिन मेरी अम्मी कहती थी कि ये तो बहुत शुद्ध हिंदी में लिखती है, हमारे घर महादेवी वर्मा पैदा हो गई है। क्योंकि वो अम्मी अम्मी तो हिंदी खैर पढ़ती ही थी खूब ज़्यादा। लेकिन तो लिखती थी, फिर अब्बू भी सराहते थे, अब्बू को भी बहुत पसंद आता था। हालाँकि मेरे भाई मेरा बहुत मज़ाक बनाते थे, बहुत ज़्यादा। और तो इस तरह की चीज़ें चलती थीं। लेकिन एक ए लिखते-लिखते क्या था। जी? एक एक चीज़ होती है कि हमारे टैलेंट को सराहा तो बहुत जाता है, लेकिन हम अपने टैलेंट को एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाना चाहें या उसको लेकर के पब्लिक में आना चाहें, तो घरों में भारतीय घरों में अमूमन एक रूढ़िवादिता आ जाती है। ये बात सही कही आपने। ये बात सही कही आपने कि भले ही सराहा जाता हो, कुछ भी हो, लेकिन जब बात आती है कि आज से तकरीबन काफ़ी टाइम पहले की, क्योंकि हम लोग तो बहुत पुराने ज़माने के हैं, तो उस वक़्त जब ये होता था कि हम अपना सुमन सौरभ पत्रिका आती थी और बहुत सारे मतलब इस तरह के कॉमिक्स आते थे और चीज़ें आती थी, किशोरों के लिए पत्रिकाएँ आती थी। तो ये एक होता था कि हम भी भेजेंगे इसमें, क्योंकि हम तो लिख लेते थे, कहानियाँ लिखते थे बच्चों की इस तरह की। तो ये होता था कि नहीं भेज सकते क्योंकि और वो लोग फ़ोटोज़ वग़ैरह माँगते थे, तो उस वक़्त का समाज ऐसा था कि कहा जाता था कि नहीं। और जैसे शादी-ब्याह तो हुआ नहीं है, अभी छोटी हो, तो फ़ोटो पता नहीं कौन-कौन देखेंगे लोग। तो उस तरह का समाज था ऐसा कि ये चीज़ें खराब मानी जाती थी। और तो हाँ, मैं ये बात मैं कह सकती हूँ कि आपका विरोध सबसे पहले आपके आस-पास वाले ही करते हैं। ये बात तो सही है। लेकिन बात तो तभी है कि जब आप इन सब से पार हो जाएँ। और लड़कियाँ पार हो रही हैं, इन सबको फेस कर रही हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन आपको ये खूबसूरत नहीं लगता कि इन सब के बावजूद जिन्होंने हमें कभी रोका रूढ़ियों के साथ, हम आज भी उनसे प्रेम में बंधे हैं, चाहे जिस तरह भी। उनके दुःख में हमें भी दुःख होता है। हाँ। कि आप एक लेखक हैं, आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं कि कभी जिन्होंने हमें बड़ा परेशान किया, हमें आगे नहीं बढ़ने दिया, फिर भी आज उनसे प्रेम है? अ, आप इसी से एक बात अंदाज़ा लगा लो कि हम अपने बच्चों से प्रेम करने के लिए बड़े बाध्य होते हैं, हम। ब किसी भी कीमत पर हम उनसे बिना शर्त प्रेम करते हैं। हालाँकि मैं इस चीज़ को माँ और बच्चे के रिश्ते को बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रही हूँ कि हाँ, ये लेकिन ये बड़ा फितरी है। बड़ा फितरी है, बड़ा स्वाभाविक है कि हम एक नुक्ते पर आकर के, एक बिंदु पर आकर के हम ढूँढते हैं, हम कितना भी सफल हो जाएँ या हमने कितना भी कुछ कर लिया, एक जगह आकर के हम ढूँढते हैं, अपने माँ-बाप को ढूँढते हैं, अपने भाई-बहन को ढूँढते हैं, अपने घरवालों को ढूँढते हैं। तो क्योंकि हम इंसान हैं, हमें हमें इस तरह की आदत है, हमें कोई इमोशनल, हमें इस तरह का सपोर्ट चाहिए। हम हमारे आस-पास चाहिए जो लोग हमें प्यार करें। हम लोग अकेले रहने वाले तो शायद जीव नहीं हैं, मतलब मेरा ऐसा मानना है। तो इसलिए हम कहीं न कहीं उनसे प्यार में बँधे रहते हैं। और सबको लेके चलने में ख़ैर कोई बुराई भी नहीं है। मेरे तो ख़ैर मतलब ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत चाहते हैं, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो सबको
उन कभी तो आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा कि एक जो चाहनाएँ हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, एक जीवन घुटन से भर गया है, एक अजीब-सा दर्द भर रहा है अंदर। उन समयों में लिखने के अलावा आपको आपकी मानसिक आज़ादी तक पहुँचने के और कौन-कौन से रास्ते थे? प्रज्ञा, आपने मुझे बहुत पहले के टाइम में पहुंचा दिया। तकरीबन आज से 10-12 साल पहले की बात हो गई। अ, देखिए, ऐसा है कि ये बात तो मेरे अंदर शुरू से थी। लिखना, पढ़ना और कहीं न कहीं अपने नाम के लिए कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने, ये चीज़ तो थी, इस बात को मैं आज मानती हूँ। और कि लोग मेरे नाम से मुझे जाने। जैसे होता है कि भई हमारे खानदान का नाम है, हमारे अ, दादा-नाना का नाम है, ससुराल वालों का अच्छा नाम है, मेरा नाम कहाँ है उनमें? मुझे कौन जानता है? मैं किससे बताऊँ कि मैं सबाहत हूँ, कौन सबाहत? अच्छा, उनकी बहू हो। अच्छा, उनकी बेटी हो। तो ये चीज़ थोड़ी-सी लगती थी और मुझे लगता है कि और जब शादी हो गई, बच्चे हो गए तो मुझे लगता था कि क्या यही ज़िंदगी है? मैं अपनी अम्मी से फ़ोन पे बातें किया करती थी। उस वक़्त ये कहती थी कि क्या इसीलिए हम पैदा हुए थे? कि एक दिन हम बड़े हो जाएँगे, हमारी शादी हो जाएगी, हमारे 2 बच्चे हो जाएँगे, उनकी हम परवरिश करेंगे, फिर हम भी बूढ़े हो जाएँगे, फिर एक दिन मर जाएँगे। तो उनमें जा जो आपने एक सबाहत को पैदा किया था वो कहाँ है? वो तो कहीं नज़र नहीं आती क्योंकि ससुराल में थोड़ा खाली वक़्त भी रहता था। ऊपर वाले का करम था कि कुछ ख़ास करना-वरना नहीं रहता था। मेरी सास बड़ी रहमदिल महिला रही हैं, तो कुछ करने कोई ज़िम्मेदारी ख़ास नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी एक एक घुटन तो थी, कुछ करने की मतलब कुछ करना तो चाहते ही थे। जब आप और एक हुँ, हाँ, जब आप एक नई मॉम थीं, बच्चियाँ हाँ, छोटी थीं आपकी और आपके अंदर ये घुटन का दौर भी था, उस समय हुँ। आपने परवरिश को कैसे हैंडल किया? प्रज्ञा, मैं बताऊँ कि मेरी जो बेटियाँ हैं मंतशा और महविश, जब ये दोनों बहुत छोटी-छोटी थीं, 2-3 साल की, तो मैं इनसे खूब बातें किया करती थी। और जैसे कि कोई किसी को तैयार करे, चूँकि हम लोग गाँव में रहते थे और बहुत जैसे कि गाँव का अभी आज भी माहौल है कि जो ठीक-ठाक घरों की जो बहुएँ हैं, वो ऐसे बाहर नहीं जाती, मतलब बिना किसी रीज़न के, जैसे डॉक्टर के यहाँ जाना है या घर वालों के साथ शॉपिंग पे कहीं दूसरे शहर जाना है, इस तरह की चीज़ें होती। तो मैं सोचती थी कि मैं अपनी बच्चियों को बहुत बोल्ड बनाऊँगी, कुछ ना कुछ ये करें लाइफ़ में। उस वक़्त मुझे पता नहीं था कि मैं लखनऊ आ सकती हूँ और रह सकती हूँ, उस वक़्त मेरे दिमाग में ये चीज़ें नहीं थी। तो मैं उनको छोटी-छोटी थी वो लोग, लेकिन मैं उनको बच्चों की तरह बातें नहीं करती थी, मैं उनको बड़ों की तरह बातें करती थी। ऐसे होता है, तो यूँ होता है, तो अ, आज मेरी बेटियाँ जब वो 10 साल की हुईं, तो वो उनका जो एक मानसिक उनका है, जो मेंटल लेवल है, एक स्थिति जो है, वो एक बहुत ही मैच्योर लड़कियों की तरह है। वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देखती हैं, उनका नज़रिया इतना विकसित हो चुका है और उनसे उनके साथ खेलना मुझे लगता है कि मेरी बेटियों ने मेरी ज़िंदगी में बड़ा अच्छा एक रोल अदा किया। मुझे वाक़ई बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिली। वो बहुत ऐसे बचपन में ही वो ऐसी-ऐसी बातें करती, प्रज्ञा, मुझे आपको याद होगा मैं फ़ेसबुक पे लिखती थी उनकी बातें। हाँ, मैं मुझे खुद बहुत अच्छे से हैरान याद रहती थी। हाँ, हाँ। बहुत शानदार। वाक़ई ये बहुत अच्छा तरीका आपने बताया कि एक पेरेंटिंग जो होती है उसमें अपने बच्चों को दोस्त की तरह आप बातचीत करती थीं और वो छोटे-छोटे तूतला करके और बच्चों को बच्चा समझ कर के जो पेरेंट्स बात करते हैं, शायद ये एक एक्सपेरिमेंट कह सकती हूँ मैं कि उसकी आवश्यकता नहीं है। हमें अपने बच्चों को अपना दोस्त मान कर के पालना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा संदेश दिया आपने। आपके जीवन में गाड़ी आगे बढ़ती है। आपको जिस माध्यम से जानना हुआ मेरा वो था मंडली। आप अ, हाँ, बिग नीलेश। एफएम हुँ, नीलेश मिश्रा जी की मंडली की लेखिका थीं। तो जी। वहाँ से मुझे पता चला कि अच्छा ये उसमें उनकी कहानियाँ आती हैं और न सिर्फ़ मैं बल्कि मेरे ऑफ़िस में भी लोग आपको जानते हैं, सबाहत आफ़रीन बिकॉज़ अरे आपका वाह! नाम लिया जाता है ना, जब कहानियाँ जी। पढ़ते हैं। तो जब भी मैंने एक बार किसी से कहा था कि अ, मैं इनका इंटरव्यू लेने वाली हूँ,
वे मंडली की लेखक रही हैं। तो किसी ने पूछा कौन? मैंने सीधा कहा सबाहत आफरीन। तो वहाँ से कुछ ऐसा अच्छा वगैरह कुछ नहीं, अच्छा ये वाला रिएक्शन था। तो पीपल ऑलरेडी नो यू, इसके लिए बहुत-बहुत बधाई आपको। नाम भी आपका माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और मैं ये नाम समझती हूँ कि रोशन होने के लिए ही दिया गया था आपको। जी, आते हैं आपकी किताब पर। मुझे जुगनुओं के देश जाना है। ये अभी मेरे रैक पर रखी सबसे प्यारी और सबसे बेहतरीन किताबों में है और सबाहत मैं आपको बताऊँ ये किताब मुझे कैसे मिली? जी ये बताइए। मुझे सीक्रेट सांता खेलते टाइम पर ये किताब मिली थी, क्योंकि उस समय आपकी बुक लॉन्च हुई थी और मैंने एक जगह पे सीक्रेट सांता में ये लिख कर के दिया था, जो भी मेरे सीक्रेट सांता हैं, आप मुझे ये किताब गिफ्ट करते हैं। मैंने नाम लिख के दिया था इसका और मुझे ये किताब बाय पोस्ट आ गई। तो इतनी ये इस अच्छी बात किताब की मुझ तक पहुँचने की कहानी है। है। इसके इसकी यात्रा के बारे में बताएँ, कब लिखना शुरू किया आपने इसको? अम, देखिए मेरा जो सफ़र रहा, उस सफ़र में मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ रहा। मतलब बेशक परिवार वालों का तो साथ रहा ही, लेकिन फिर भी मेरे मुझे दोस्त बड़े अच्छे मिले और वो फ़ेसबुक से ही मिले मुझे। मतलब यहाँ से बहुत अच्छे लोगों से जुड़ाव हुआ। तो उन लोगों ने बताया कि तुम्हारे अंदर लिखने की वो है, तुम बहुत अच्छा लिख सकती हो। होता है ना कि शक्ति याद दिलानी पड़ती है, बताना पड़ता है कि भई तुम कुछ कर सकते हो। वरना ऐसा लगता है कि नहीं हम किस काम के हैं। तो उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया फिर नीलेश मिश्रा सर के यहाँ मतलब हमारी कहानियाँ जो है हम वहाँ सेलेक्ट हुए लिखने के लिए और वहाँ से भी बहुत कुछ सीखा। कहानियों को कैसे किस तरह से लिखा जाए। मैं बताऊँ आपको कि एफएम या मतलब सर के लिए जो हम लोग लिखते थे, वो कहीं ज़्यादा मुश्किल है जो हम लोग इस ये कहानियाँ लिखते हैं। क्योंकि आज आपको बिल्कुल बहुत ही एकदम चुस्त लिखना होता है। वो ऐसे सुनने में लगता होगा लेकिन वो बहुत चुस्त होता है। वो छोटे-छोटे हिस्सों में बँटा होता है और रेडियो के लिए लिखने का मतलब है कि आपको जो सुन रहा है वो भागे नहीं। उसको बराबर उसको मतलब दिलचस्प होना चाहिए, रोचक होना चाहिए। तो ये चीज़ें तो ख़ैर सर के पास से हम लोगों ने सीखी, वर्कशॉप अटेंड किए कई सारे। और बाद में जब इस कहानी का हुआ तो इस किताब का हुआ तो दोस्तों ने कहा कि भई अब संग्रह आना चाहिए और बहुत ज़रूरी है। बहुत टाइम से सब कह रहे थे, बहुत वक़्त से कह रहे थे। तो कुछ कहानियाँ लिखी हुई थीं और कुछ कहानियाँ और लिखी नहीं। फिर रुझान प्रकाशन से कुश वैष्णव जी ने ये कहानी का लाए और इसका इसका जो शीर्षक है वो भी बड़ा दिलचस्प है। हम हाँ। लोग सोचते थे कि शीर्षक क्या रखा जाए? बहुत मतलब परेशान रहते थे कि शीर्षक क्या रखा जाए? और अक्सर ये होता है कि कहानियों में से ही किसी एक कहानी का शीर्षक रख दिया जाता है। लेकिन अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने अपनी अम्मी से पूछा, तो अम्मी ने जो बताया तो वो बड़ा गाढ़ा उर्दू वाला था। तो मैंने कहा नहीं वो तो अच्छा मुझे जुगनू ख़ैर मुझे शुरू से बचपन से आप मेरी पोस्ट में भी अक्सर पढ़ती होंगी जुगनू का ज़िक्र जुगनू, दादी, पेड़, ये 2 ही 3 चीज़ हैं जो बार-बार मेरे ज़हन से निकलती नहीं है। तो जो है मुझे जुगनू बहुत अच्छा नैयारा नूर का इसी तरह का एक है, नज़्म है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि मुझे जुगनुओं के ऐसे कुछ है उनका। तो मुझे अचानक से क्लिक किया। मैंने कहा कि मतलब स्त्रियों को ना ये नहीं है कि उन्हें बहुत बड़ा आसमान चाहिए, उन्हें उन्हें बिठा दो कहीं वो बिल्कुल अरे उन्हें बस थोड़ा-सा जुगनुओं का ही देश चाहिए, बस थोड़ी-सी थोड़ा उजाला। उतना ही उजाला आप दे दो, उतने ही उजाला उनके लिए काफ़ी है, वो खुश रहेंगी। ऐसा देश चाहती हैं बस थोड़ा-सा कहीं से रोशनी हो, उम्मीद की रोशनी हो, जहाँ उनका अपना आप दिख सके। तो ये इसके कवर पेज की बताएँ कहानियाँ आप, डिज़ाइन कैसे फाइनल हुआ इसका? इसका डिज़ाइन कुश वैष्णव जी ने करा है, उन्होंने ही किया है सब। हाँ, तो एक ही उन्होंने टेक मुझे में दिखाया पसंद आ गया? हाँ, उन्होंने जब भेजा मेरे पास तो इसको नापसंद करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। चूँकि इसके कवर पेज पे है जो स्त्री है उसके आस-पास जो फूल और पत्तियाँ जो भी चीज़ें हैं, वो उनके बीच घिरी हुई है। हुँ, मतलब इसका ये है कि आप आपके आस-पास के लोग ही आपको जकड़ते हैं, उन्हीं से आपको निकलना होता है। तो क्या बात है।
इसमें जितनी भी कहानियाँ हैं, क्या इसके किरदार आपकी निजी जीवन के आस-पास हैं या वे सभी कल्पनाएँ हैं? अम, मुझे लगता है कि जो भी लिखता है, वो पूरी कल्पना तो नहीं होती। उसमें कहीं न कहीं हमारा अपना अंश होता है क्योंकि जिस तरह से हम सोचते हैं, जो हमारा नज़रिया होता है, वो हमारे किरदार चाहे वो कोई नेगेटिव किरदार हो, चाहे वो कोई भी किरदार हो, हमारा अपना तो वहाँ रहता ही रहता है। जिस तरह हम खुद हैं, जिस तरह हम सोच रहे हैं, तो पूरा काल्पनिक नहीं रहता। लेकिन हाँ, यथार्थ को अगर हमने कोई घटना देखी है, जैसे वो इसमें दूसरी कहानी है दिल ही तो है। उसमें एक लड़की है जो बेवा हो गई है, अभी नौजवान है और उसका उसके मतलब देवर से जो उसके पति का छोटा भाई है, उनमें आपस में इस तरह है। तो ये देखने सुनने में बड़ा अजीब-सा लगता है, लेकिन चूँकि ये मैंने देखा है, तो इस पे कहानी बुनना बहुत ही सावधानी के साथ कहानी बुनना था कि खराब ना लगे क्योंकि ये रिश्ता एक तरह से बड़ा ही पाक रिश्ता भी है। लेकिन अगर स्त्री का अकेलापन भी मुझे दिखाना था और ये भी दिखाना था कि उसे प्यार हो जाना कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, बहुत ही स्वाभाविक है। तो ये है कि क सारी कल्पनाएँ नहीं होती, कल्पना तो नहीं होती, यही यथार्थ कहानी, होता है। ये जो दिल ही तो है कहानी की लाइनें अक्सर आप, मैंने देखा है आपने फ़ेसबुक पे भी पोस्ट किया है, आपने 1-2 बार इसकी कुछ पंक्तियाँ आपने पोस्ट की हैं। बहरहाल दिल ही तो है मेरी सबसे पसंदीदा कहानी है इस में। सारी ही कहानियाँ बहुत सुंदर हैं क्योंकि उर्दू के शब्दों का चयन बहुत ही खूबसूरत रहता है आपका। थोड़ा टफ़ भी लगता है क्योंकि उर्दू से तो नहीं हूँ मैं, और लेकिन समझ आ जाता है। ये एक ब्यूटी है कि समझ आ जाता है। तो ये जो ट्रांज़िशन आपका हुआ था, एकदम शुद्ध हिंदी से उर्दू में, तो क्या ये किताबें पढ़ते-पढ़ते हो गया या आपने कुछ स्पेशल ट्रेनिंग ली कुछ ऐसा, या ये था ही आपके अंदर? नहीं, जब मैं लिखने लगी तो ज़ाहिर-सी बात है इंसान जिस जगह से रहता है, जिस कम्युनिटी से रहता है या जिस परिवेश को ज़्यादा देखे रहता है, उसमें वो ज़्यादा ईमानदारी से लिख सकता है। तो अब मुझे कहानियाँ लिखने में एक सुविधा रहती है कि वो मुस्लिम परिवेश हो या अब इस तरह की फैमिलीज़ हो, चूँकि वो मैंने देखी है ज़्यादा। एक मध्यम वर्ग जो गाँव देहात का मतलब पुरानी जो फैमिली थी, उनके यहाँ औरतों की क्या स्थिति रही है, इन सारी चीज़ों को मैंने ज़्यादा देखा है, समझा है। तो जब प्रज्ञा आपने पूछा क्या था? सॉरी। हाँ, मैंने आपसे यही पूछा था कि हिंदी से जो उर्दू का हाँ, ट्रांज़िशन हुआ। हाँ, हाँ। जी, जी। तो फिर उसके बाद जब हम लिखने लगे तो ये ध्यान आया कि हमारे जो किरदार हैं उनकी ज़बान जैसे अगर हम हिंदी में लिखते थे, तो फिर वो अचानक से जब वो उनके संवाद लिखने होते थे तब मुझे दिक्कत पेश आती थी। क्योंकि संवाद हम हिंदी में नहीं लिख सकते थे। हमारा कैरेक्टर हिंदी में उतना बात नहीं करता और एक हमारी तो हुमानी थी, वो तो बहुत नुक्ते के साथ बोलती थी और काफ़ी अब तो उनकी उम्र हो गई है। तो जो है बस इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी तो फिर मुझे लगा कि उर्दू जो है वो कोई कहीं और की तो भाषा है नहीं, वो तो यहीं बनी है, दिल्ली और उसके आस-पास ही इसकी पैदाइश हुई थी। काफ़ी सारे इसमें हर तरह के हर ज़बानों को लेकर के इसको बनाया गया। तो हमने कहा क्यों ना इस हिंदुस्तानी भाषा में ही लिखा जाए। हालाँकि मेरी लिपि जो है मैं देवनागरी में ही लिखती हूँ। तो इस तरह से सोचा कि वो ज़्यादा सही लगेगा पढ़ने में। हुँ, अ, नेचुरली आता है वो आपके साथ। हुँ। तो जी, आपने जी, कहा आप बिल्कुल। देवनागरी में लिखती हैं, उर्दू की जो स्क्रिप्ट है, अरेबिक स्क्रिप्ट, वो आपको हुँ। आती है लिखनी? हाँ, आती है लेकिन अब मुझे हिंदी ज़्यादा आसान लगता है लिखना। क्योंकि अच्छा। मैंने हाँ, हिंदी ज़्यादा आसान लगता है और वो है प्रैक्टिस नहीं है उसकी उतनी ज़्यादा, बहुत कम। आप तो बता रही थी एक बार कि आपकी बच्चियाँ मंटो पढ़ती हैं। हाँ, छोटी थी मैं भी हाँ, तो उसको नींद नहीं आती थी, तो वो मेरे सिरहाने किताबें रखी रहती हैं अक्सर, तो वो उठा लेती थी पढ़ने के लिए। तकरीबन वो रही होगी 9 साल की। अभी फिर वो निर्मल वर्मा को पढ़ने लगी, तो तो एक और लेखक बन रहा है, आपके तरफ से हाँ, जी, तैयार जी, हो जी। रहा है।
मेरी बड़ी बेटी जो है मंतशा, वो बकायदा लिख रही है, और मैंने एक बार पोस्ट भी किया था, सब हैरान थे कि एक 13 साढ़े 13 साल की उम्र है उसकी, और उसने वो हालांकि अब उनकी भाषा अंग्रेजी है, वो अंग्रेजी में लिखती हैं, लेकिन बकायदा वो एकदम सीरीज लिखती हैं और बहुत ही मैच्योर लिखती हैं, लगता ही नहीं कि कोई छोटी बच्ची लिख रही है। क्या बात है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी पसंदीदा किताबें जो आप बताना चाहेंगी कि इन्हें तो जरूर पढ़ना चाहिए। हम्म, देखिए, हर 10 साल पे तो जैसे जबान का जायका बदलता है, तो उसी तरह से हमारी समझ भी बदलती है। 10 साल पहले हम जिन राइटर्स को पसंद करते थे और जो फिल्में हमें पसंद आती थी, अब धीरे धीरे उम्र के साथ साथ चीजें बदल जाती हैं। एक एक जमाना था, एक उम्र था, मुझे शिवानी बहुत पसंद थी। मैं उनको पढ़ती थी तो लगता था कि बस ऐसे ही, बस इन्हीं के किरदार की, इनकी जो है नायिका है, बस वैसे ही मेरी जिंदगी हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वह बहुत खींचता था मुझे। फिर धीरे धीरे लगा, शिवानी की कहानियों से उतना नहीं रह गया लगाव, और उम्र के साथ साथ कई चीजें हैं, उस पे पता नहीं बात कर सकते हैं या नहीं, खैर। तो फिर अभी तो फिलहाल जैसे अब का हम कहेंगे तो मुझे विष्णु खांडेकर शायद नाम है उनका, उनकी जो ययाति है वो मुझे बहुत पसंद है, मैं समय समय पे पढ़ती रहती हूँ उसको। उसमें जिंदगी के बहुत सारे सवाल हैं, उनका जवाब है, एक राजा ययाति के माध्यम से उसको एक जो दर्शन है उसको बहुत अच्छे ढंग से लिखा गया है उसमें, बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो उसको पढ़ा जा सकता है, मैं तो कहूंगी उसको सबको पढ़ना चाहिए, उनकी जो लिखी हुई किताब है विष्णु राव जी की। और बाकी उषा प्रियंवदा जी की जो कहानी है, जो उन्होंने एक कैंसर पीड़ित महिला पे लिखी है, भयो कबीर उदास, वो भी उपन्यास अपने आप में बहुत ही अनूठा है। और वो मुझे पल्लवी त्रिवेदी जी ने मुझे उपहार स्वरूप दिया था, और वो बहुत अच्छी किताब है, बहुत ही अच्छी। इस तरह से कई सारी किताबें हैं, अपने जैसे होता मूड होता है, कभी कभी निर्मल वर्मा को पढ़ने का मूड होता है, तो कभी कभी इस्मत चुगताई को पढ़ने का दिल करता है। और इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जिनको पढ़ा जा सकता है अपने अपने हिसाब से। बहुत बेहतरीन। आप लिखती हैं, और भी लेखक आपके जान पहचान में होंगे। लोग आपको जी। अपनी कहानियां ठीक करने या फिर एडिट करने या पढ़ने के लिए भी भेजते होंगे। हम्म। उन कहानियों में अभी जो हमारा दौर है, आपके जो दोस्त लिख रहे हैं, उसमें पात्रों और किरदारों में क्या आप कुछ परिवर्तन देखती हैं? आपने एक लंबा अरसा लिखते पढ़ते निकाला है, तो पात्रों और किरदारों के चयन में क्या कोई परिवर्तन आ रहा है? कैसे समाज, लोग, उनका पेशा, इन सब चीजों में? ये आपने सवाल जो है ऐसा किया है कि मैं, लेकिन इसका जवाब दूंगी मैं आपको। अ, एक चीज मैं देखती हूँ कि जो कहानियां हैं उनमें अल्पसंख्यकों का, अगर जैसे अगर मान लिया कोई मुस्लिम किरदार है, तो चाहे वो कोई मुस्लिम किरदार हो या कोई दलित किरदार हो, तो पता नहीं कैसे वो, या तो दलित किरदार है तो वो कोई काम वाला है, कूड़ा उठाने वाला है या इस तरह की चीजें करने वाला है। जो मुस्लिम किरदार है वो भी इस तरह है कि वो पान खा रहा है, और उनके घर की औरतें बात बात में मोहतरमा मोहतरमा सबको वो कह रहा है, उनके घर की औरतें सबको मोहतरम कह रही हैं। और इस तरह का कि भाई हम इस तरह का कहाँ होता है। जो वो जबान उनकी लिखते हैं और जो उनके घर का माहौल दिखाते हैं, वो बड़ा उसी तरह से है जिस तरह से आप फिल्मों में देखिए, तो उसमें मुस्लिम किरदार जो है वो चेक वाला वो गमछा डाले रहता है और दाढ़ी रहती है और वो सुरमा लगाए रहता है। जबकि हकीकत में ऐसा कहीं आप देखने को बहुत रेयर है, बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि जो भी चाहे वो मुस्लिम किरदार हो या कोई भी, चाहे वो दलित किरदार हो या कोई भी हो, ईसाई हो, अगर उनकी फैमिली के बारे में लिखना है या उनको किरदार के रूप में लाना है, तो बहुत अच्छे से उनका अध्ययन करना चाहिए। और अध्ययन इस तरह से गूगल से अध्ययन नहीं, किताबों से अध्ययन नहीं, जब तक कि व्यवहारिक रूप से आप उनके घर जाएं, उठे बैठे, बहुत
बहुत बारीक नजरों से देखें कि वो किस तरह बात करते हैं, उनके यहाँ चीजें कैसी होती हैं। और बस ये कि एक मीठी वाली ईद है, एक गोश्त वाली ईद है, ये ऐसे नहीं होता है। आप बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि चीजें कैसे, बारीक बारीक चीजें कैसे हैं, तब आप जब लिखेंगे तब वो भाव पकड़ पाएंगे। और कहानी में भाव पकड़ना बहुत जरूरी चीज है, जहां तक मेरी समझ है। हालांकि मैं बहुत ज्यादा क्या ही कहूँ अपने इतना भी तो मैं खुद ही सीख रही हूँ, नहीं, लेकिन बस है बहुत कि हुँ, बहुत अच्छी ज़रूरी बातें आपने कही। थोड़ा समय के साथ बदलाव तो हम सब महसूस कर रहे हैं अपने आस-पास। एक देश के तौर पे हमारा जो समाज हमारे आस-पास है, अल्पसंख्यक के प्रति जो नज़रिया है या जिस तरीके से लोगों के बीच न चाहते हुए भी कुछ दूरियाँ जैसे आ जाती हैं, ऐसे दौर में अ, क्या आप फ़ेस करती हैं किसी तरीके का अलग माहौल? अम, देखिए, मैं अपना अनुभव बताऊं तो मेरा अनुभव सिर्फ मेरा अनुभव है। वो मेरा अनुभव सारे मुस्लिम समाज का अनुभव नहीं हो सकता। तो हर इंसान की अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं। वो किस हिसाब से लोगों से जुड़ा है, वो किस क्लास से है, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं इसके पीछे। तो मैं अपना कहूँ तो उतना तो मुझे कुछ खास इस तरह का की चीजें महसूस नहीं हुई है, लिखते हुए करते हुए। लेकिन हाँ, बाकी लोगों से जब बातचीत होती है मेरी, तो वो कहते हैं कि कुछ खास मुद्दे उठाते हुए मुस्लिम डरता है, और वो सोचता है कि कहीं इस पर उसे ये ना कह दिया जाए कि ये तो देशद्रोही है। जैसे अगर मान लिया दंगों की ही बात कह लें या इस तरह की चीजों की बात कह लें, तो मैं इतना जान गई हूँ बातचीत से और भी, कि जो मुस्लिम कथाकार है, राइटर है, वो बहुत सारी चीजों से बचता है कि उसके ऊपर एक आरोप लग जाएगा सांप्रदायिक होने का, या अपनी कम्युनिटी को की जानबूझ करके उनका दुख दिखा रहे हो तुम। तो कि हाल बाकी लोग उस पे अत्याचार कर रहे हैं, या तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। जैसे मेरे एक दोस्त ने एक कहानी लिखी, तो फिर उसने कहा कि इस तरह का था कि उसको वो एक हिंदू मोहल्ले में उसका जो किरदार है वो हिंदू नाम से रह रहा होता है, और किस तरह से बाकी लोगों को बाद में पता चल जाता है, किस तरह से वो एक दंगे का रूप ले लेता है। तो फिर उसने बाद में कहा कि मैं इसको बदल दूंगा क्योंकि ये लोगों को नहीं पसंद आएगी और शायद कोई छापे भी ना। तो हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरा मेरा अपना सच जो है सबका सच नहीं है। हाँ, तो बाकी लोगों को इस तरह से हकीकत का सामना करना पड़ रहा है, और वाकई समय तो आप देख ही रही हैं किस हाँ, तरह चल रहा है। साहित्य के अलावा आपको देश, दुनिया और स्त्री का समाज में स्थान, स्त्री विमर्श, अलग-अलग तरह के विमर्श, इसमें रुचि है? हाँ, बिल्कुल रुचि है, और आजकल मैं महुआ माझी जी को पढ़ रही थी। अ, उनके साथ हो सकता है दिल्ली में कुछ वक़्त बिताने का मौका मिले। तो मैं उनको पढ़ रही थी और मैं इस बात से बहुत खुश हुई कि एक आप ये बात प्रज्ञा जानती हैं कि हम लोगों के पास एक बहुत सीमित ज़मीन और सीमित आसमान होता है। उसको महदूद कर सकते हैं, हमारे हदों हदों को बाँधा गया है, और ये जानबूझ के नहीं होता, ये हर घराने में होता ही होता है। इससे ना तो उसको आप किसी कम्युनिटी से नहीं बाँध सकते। ये अक्सर भारतीय परिवारों में होता है। तो वो जो है, जब वो स्त्री लेखन में उतरती है, तो कहीं न कहीं वो उसी मुद्दों को देखती है, अपने परिवार के या घर के, या स्त्री का जो दुःख है। स्त्री का दुःख तो खई है ही है, बहुत बड़ा है ये। लेकिन मैंने देखा कि महुआ जी ने अलग-अलग मुद्दों पे लिखा, उस पे रिसर्च करके लिखा। और जैसे उन्होंने जो बांग्लादेश जो विभाजन हुआ था पाकिस्तान से, और किस तरह से इंडिया से वो मुक्ति वाहिनी भेजी गई थी मदद के लिए। तो इन सब विषयों पे लिखने के लिए उन्होंने बहुत सारा पढ़ा, बहुत रिसर्च किया, तब उन्होंने इस पे लिखा। फिर बाद में उन्होंने ये आदिवासी समाज जो है, जो किस तरह से जूझ रहा है अ, उन पे झारखंड में।
तो उन सब चीज़ों उन मुद्दों पे लिखा, तो मुझे ये लगा कि हाँ, हमें भी इस तरह करना चाहिए। हुँ, अलग-अलग मुद्दों पे लिखना चाहिए, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना चाहिए। मैं तो खुद अपने लिए भी कहूँगी कि हमें भी नई-नई चीज़ों पे लिखना चाहिए। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल। क्योंकि हमें बचपन से वो नज़रिया, वो आसमान नहीं मिला, जो हमारे साथी लेखकों को मिला है। तो हाँ, हाँ, हमें इतना मेहनत करनी पड़ेगी, और स्त्रियाँ तो खैर पैदाइशी मेहनती हैं। आपसे बात करते हुए एक चीज़ का अंदाज़ा तो लगता है और आपको इंस्टाग्राम पे भी मैं फ़ॉलो करती हूँ। अ, आप पढ़ती बहुत अच्छा है, नज़्म हो या कविताएँ हों, शेरो-शायरी हो। तो कुछ आप हमारे चैनल पे यहाँ शब्दल रेडियो पर पढ़ना चाहेंगी? अ, अपनी लिखी हुई तो कुछ अभी याद नहीं आ रहा। मेरी याददाश्त प्रज्ञा बहुत अच्छी नहीं है। अ, आप उसको बहुत खराब कह सकती हैं। लेकिन अब हम कहते हैं अम्मी से कि ये मुझे ऐसे क्यों मतलब किया कि मुझे कुछ याद नहीं रहता है। तो सुनाते हैं, आपको किसका सुनाएँ? अ, एक एक 4 लाइन का सुनाते हैं, ये किसी शायर का ही है जी। कि शायद फराज़ का है ये। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये आजकल के माहौल पे भी है कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा, कोई जाएगा। अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा, कोई जाएगा। तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया, उसे भूलने की दुआ करो। बहुत शानदार, सुन कर के मज़ा आ गया। आपको सुनते रहते हैं हम लोग इंस्टाग्राम पर, फ़ेसबुक पर। आपके जीवन से इस तरह रूबरू हैं जैसे कि लखनऊ में ही रहते हों या जब आप कैदराबाद में थी तब वहाँ की सारी चीज़ें यूँ आप चुटीले, मज़ाकिया, मज़ेदार अंदाज़ में शेयर करती हैं कि जीवन का दुःख कितनी सारी हास्य उत्पन्न कर सकता है। वो रियलाइज़ होता है आपके लेखन से कि चाहे चोट लगी हो, कि चाहे सर दर्द हो रहा हो, कि कितनी घुटन ही क्यों ना हो रही हो और चाहे कि लोग कितने नापसंद हों, सबके बारे में यूँ लिखना कि उनसे एक हास्य उत्पन्न हो जाए। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट है और ये आपका एक फैक्टर है जिसने आपको सेव करके इतना ऊपर पहुँचाया है आज। एक आज़ाद ख़्याल स्त्री जो अपनी आज़ाद ख़्याल बेटियों की परवरिश कर रही है और शब्दल रेडियो के मंच पर आपसे आज यहाँ बातें करके इतनी सारी बातें आपकी ज़िंदगी की आपने साझा की, लेखन यात्रा की साझा की। ये सभी न सिर्फ मज़ेदार है, बल्कि रोचक और प्रोत्साहन से भरने वाला भी है, क्योंकि आपने हमेशा कहा है कि ऊपर आने के लिए खुद हाथ-पाँव मारना पड़ेगा। बिल्कुल, आगे बिल्कुल, बढ़ने के लिए अपना जज़्बा जगाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसी नोट पर, इसी बात पर सभी दर्शकों को और सभी श्रोताओं को शतदल रेडियो मंच से मैं प्रज्ञा मिश्र धन्यवाद करती हूँ। बहुत-बहुत सबाहत शुक्रिया। आफ़रीन को बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबाहत, 2 शब्द क्या आप मेरे मंच के लिए बोल देंगी? शतदल रेडियो के लिए 2 शब्द। नहीं, शदल रेडियो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और जिस तरह से आजकल ये हो रहा है कि लोग दिलचस्प चीज़ों को करते हैं, जिससे सनसनी पैदा हो। आपने देखा ही होगा कि सनसनी वाले खबर, इस तरह की चीज़ें कि जो कई बार बड़ी ही बेढब और बहुत ही खराब लगती हैं। उस तरह की चीज़ें हो रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स के चक्कर में, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ के चक्कर में। तो आप ये जो काम कर रही हैं, ये बहुत ज़्यादा सराहनीय है, बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। और मेरी दुआ है कि आप बहुत ज़्यादा तरक्की करें और शद्दल रेडियो का खूब नाम हो, और इसी तरह से राइटर्स को आप मौका दें, उन्हें अपनी बात कहने का, उन्हें बोलने का। और फिर आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया, प्रज्ञा। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पे एक शेयर स्क्रीन के साथ अपने सभी श्रोताओं को और सबाहत आफ़रीन को थैंक यू कहती हूँ कि आप भी हमारे प्लेटफ़ॉर्म को ज़रूर यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें और सभी श्रोता भी सब्सक्राइब कर लें।
बहुत प्यार और आपके लिए शुभकामनाएँ। तो यूँ ही बातचीत और आपको फ़ॉलो करने का सफ़र चलता रहेगा। तो सभी श्रोताओं को एक बार फिर धन्यवाद।